ठीक है, हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा सर। आज पीरियोडिक टेबल का पहला लेक्चर है, ठीक है। आवर्त सारणी, इसमें कुछ शुरू में क्लासिफिकेशन देंगे कि कैसे बहुत सारे तत्वों को वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो इसमें 8-10 लेक्चर आएगा, जिसमें कि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए, क्लास 11 के लिए, और जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, रेलवे, ALP, NTPC, सब में इससे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ठीक है। तो आज देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या है, तत्वों का आवर्त सारणी। चैप्टर का नाम क्या है, तत्वों का आवर्त सारणी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चैप्टर का क्या नाम है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त सारणी में वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण से क्या लाभ होता है। अगर आप देखो, हमारे पास अभी बहुत सारे शुरू में क्या था, 200-300 साल पहले कुछ ही तत्व जो कि खोजे गए थे, जो हमको मालूम था। लेकिन उस समय क्या था कि मान लो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 5-6 तत्व है, तो 5-6 तत्व को अलग अलग स्टडी कर लिए तो सब हमको पता चल गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे डेवलपमेंट होता चला गया, तकनीक बढ़ता चला गया, तो हमें ज्ञात संख्या जो थी तत्वों की वो भी बढ़ते चली गई। तो और बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो नए नए खोजे गए और हमें मिलता चला गया। इस तरह से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 बढ़ता गया। तत्वों की संख्या हमारे वातावरण में जो हमें पहले पता था वो संख्या बढ़ता गया। पहले क्या था, पहले बहुत पुराने काल में जाए तो पहले लोहा के बारे में खाली पता था, फिर सोना के बारे में खाली पता हुआ। हाँ, उस तरह से अभी लगभग 100 से ज़्यादा तत्वों को हम लोग खोज चुके हैं। और कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको कि हम लोग लेबोरेटरी में बना भी सकते हैं, बनाया गया, उसको भी पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई किया गया, ठीक है। तो अब क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकृत करना तत्वों को क्यों जरूरी पड़ा। सबसे पहला कि तत्वों के गुणों का अध्ययन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो जब हम वर्गीकृत करते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें एक समूह होता है, ठीक है। उस समूह में जितने तत्व रहेंगे उस सबके गुण एक जैसे। मान लो कक्षा में क्लास 10th का बच्चा बैठा है, तो क्लास 10th का सभी बच्चों का सिलेबस एक ही होगा, सभी केमिस्ट्री का सिलेबस एक ही होगा, सभी का फिजिक्स का सिलेबस एक ही होगा। तो इस तरह से सभी बच्चों का क्या पढ़ाई कर रहा है एक ही बारे में बता सकते हैं। तो उसी तरह एक समूह में रखे गए सभी तत्वों का एक जैसा गुण होगा। जैसे वैलेंसी सबका एक 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 होगा, या वैलेंसी 2-2-2 होगा, ठीक है। वैलेंसी मतलब संयोजकता, सबका एक होगा अगर एक ग्रुप में है। तो इस तरह से एक ग्रुप में रहने पे हम कई सारे तत्वों के गुणों को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी तत्वों के गुणों का अलग अलग अध्ययन करना नहीं पड़ेगा। बहुत सारा ऐसा है कि 4-5 ग्रुप अगर हम अध्ययन कर ले तो हमको 50-60 तत्वों का गुण पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए वर्गीकरण करने से हमको ये लाभ हो गया, जल्दी स्टडी कर पाएंगे। तो जब वर्गीकरण करने लगे तो सबसे शुरुआत में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, डोबरेनर साहब। डोबरेनर साहब ने सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत करना आरंभ किए। उन्होंने क्या किए कि 3 तत्व लिए और उनका एक समूह बनाया, जिसको बोलते हैं डोबरेनर त्रियक, डोबरेनर का त्रियक, ठीक है। तो उन 3 तत्वों को जो एक समूह में रखा, तो उसमें कौन सा गुण था, उसमें कौन सा गुण था। उन्होंने कहा कि जो हमारे समूह में, जो हमारा जो त्रियक हम बनाए, उसमें पहला तत्व और तीसरा तत्व के द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान का औसत अगर निकालेंगे तो दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो उनके अनुसार कौन कौन से समूह बनाए उन्होंने जो कि ऐसा नियम फॉलो कर रहा है। तो उन्होंने पहला बनाया लिथियम, सोडियम और पोटासियम। इन तीनों को एक समूह में रखा और बोला कि ये हमारा पहला त्रियक है। तो इसमें उन्होंने बताया कि देखो, 7 है लिथियम का परमाणु द्रव्यमान, पोटासियम का परमाणु द्रव्यमान 39, इन दोनों का क्या निकाले, औसत द्रव्यमान निकाले। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया, औसत द्रव्यमान क्या हुआ, 23। और ये जो 23 निकला, यही मध्य में जो उन्होंने, जो बीच में उन्होंने तत्व रखा, उनके परमाणु द्रव्यमान के क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक। तो इस तरह से इस नियम का अनुसरण और कौन कौन करता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी क्या है, डोबरेनर का त्रियक है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये भी क्या है, डोबरेनर का त्रियक है। लेकिन ये क्या हुआ, ज्यादा इन्होंने त्रियक बना नहीं पाया, ज्यादा संख्या में ये फिर फॉलो नहीं हो पाया। तो बाद में ये क्या हुआ, ये नियम क्या हो गया, खत्म, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको फिर फर्दर ये मान्य नहीं हो पाया, क्योंकि सभी तत्वों में ये लागू नहीं हो पाया, कुछ ही 2-3 ग्रुप बना पाएंगे। तो ऐसा पढ़ना ठीक नहीं है, ठीक है। तो फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, कौन, न्यूलैंड्स ने भी
वर्गीकृत किया तत्वों को। उनका नियम को क्या बोलेंगे, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उन्होंने कहा क्या कि अगर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते संख्या में अगर अरेंज किया जाए तत्वों को, तो उन्होंने कहा कि पहले तत्व और उससे जो 8वां नंबर पे तत्व है उसका गुण एक समान होगा। जैसे सा रे गा मा पा, जैसे भारतीय सांस्कृतिक संगीत में होता है ना गान, सा रे गा मा पा फिर से रिपीट होते रहता है, तो उसी तरह यहाँ भी अगर एक तत्व हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ऐसे अगर तत्व है और परमाणु द्रव्यमान बढ़ते हुए क्रम में है, उनका कहना क्या था, जो पहला तत्व है उसका गुण किससे मिलेगा, 8वें वाले तत्व से मिल जाएगा। फिर ये जो दूसरा वाला तत्व है उसका गुण किससे मिल जाएगा, 9वें वाले से मिल जाएगा। तो किसी भी तत्व का उसके 8वें नंबर पे जो भी तत्व आएगा उनका गुण एक समान होगा। ये किसने कहा, न्यूलैंड्स साहब ने। लेकिन न्यूलैंड्स का भी अष्टक का नियम क्या हो गया, फेल हो गया, विफल हो गया, क्योंकि ये ज्यादा भारी तत्वों के लिए अनुसरण नहीं हो पाया। ये कितना कैल्शियम के बाद ये फॉलो नहीं होने लगा। कैल्शियम जो परमाणु तत्व है, जो तत्व है कैल्शियम, उसके बाद ये फॉलो नहीं हो पाया अष्टक का नियम, इसलिए इसको विफल माना गया, पहला बात। फिर दूसरा बात क्या हुआ, उनको लगा था कि उस टाइम जो 56 तत्व खोजे गए थे उसके अलावा और कोई तत्व है नहीं, उतना सा ही उन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। लेकिन बाद में जो 56 तत्वों के बाद जो और तत्व खोजे गए उसको इसमें रखने का कोई संभावना मिला नहीं, तो इसलिए ये नियम फिर से क्या हो गया, खत्म हो गया। और जो रखा भी तो वो क्या करता था, अगर मान लो 57, फिर 58, 59 आगे जो आए नए तत्व उसमें जो है अष्टक नियम क्या हुआ, फॉलो नहीं हो पाया, तो इस नियम को क्या हो गया, फेल मान लिया गया। और क्या था, न्यूलैंड साहब ने कुछ असदृश गुण वाले तत्वों को एक साथ रख दिए थे, तो बाद में पता चला कि वो सब एक गुण वाले नहीं है, अलग अलग गुण वाले, फिर भी यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे देखेंगे मेंडलीव्स लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के बारे में, मेंडलीव ने कैसे तत्वों का वर्गीकरण किया, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इतना आज के लिए काफी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।